कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। रसायन शास्त्र विषय की तैयारी के लिए जो प्रश्न बैंक बोर्ड के द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं उनके सॉल्यूशन के साथ हम एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें अध्याय 1, 2 और 3 के वीडियोस आपको प्रेषित किए जा चुके हैं। इसी क्रम में आज हम अध्याय 4 के प्रश्नों को जानेंगे, जो है आपका रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए जल्दी से चलते हैं हम जो प्रश्न बैंक के प्रश्न हैं उनकी तरफ और देख लेते हैं उनके शॉर्ट में आंसर्स, और आप कीजिए अपनी तैयारी इस प्रश्न बैंक के हिसाब से। तो पहला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 नंबर का होना है ये। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ मतलब अर्धायुकाल खाली स्थान है। तो आप सबको पता होगा कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उसके लिए टी हाफ की वैल्यू होती है 0.693/K। तो इसका आंसर होगा टी हाफ बराबर 0.693/K। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक खाली स्थान पर निर्भर करता है। तो जो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है वो ताप पर निर्भर करता है, क्योंकि ताप की वैल्यू जब बढ़ेगी तो जो अभिक्रिया है उसका वेग भी बढ़ जाता है। तीसरा प्रश्न है खाली स्थान, अणु संख्यता सदैव, तो ये सदैव ऐसी होती है पूर्णांक में होती है, शून्य या अपूर्णांक नहीं हो सकती। इस चीज़ को आप याद रखना, शून्य भी नहीं होगी और 1.5, 1.25, 2.25 इस प्रकार से भी नहीं होगी। हमेशा जब भी होगी तो एक पूर्णांक के अंदर ही होगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीव्र अभिक्रियाएं खाली स्थान सेकंड से कम समय में संपन्न हो जाती हैं। तो तीव्र अभिक्रियाओं की जो परिभाषा दी है उसके हिसाब से वे अभिक्रियाएं जो होती हैं वो 10⁻12 से 10⁻9 सेकंड से भी कम टाइम में हो जाती हैं। फिर एक वाक्य में उत्तर लिखना है। एक एक अंक के ये प्रश्न होने वाले हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर उदाहरण दिया है कि गोल्ड या प्लेटिनम की उपस्थिति में अमोनिया के अपघटन की अभिक्रिया में समय के साथ सांद्रण में परिवर्तन शून्य हो जाता है, अतः यह शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर हम इस समीकरण को देखेंगे। यहाँ पर समीकरण जो लिखा हुआ है मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये अमोनिया N2 इसकी क्रिया हो रही है हाइड्रोजन के साथ, गोल्ड या प्लेटिनम की उपस्थिति में है। तो यहाँ पर अमोनिया बन रहा है, नाइट्रोजन की क्रिया से अमोनिया बन रहा है। और यहाँ पर आप जब देखेंगे तो dx/dt बराबर K और ये NH3 का निकल के आ रहा है 0। तो इसलिए इसको कहते हैं हम शून्य कोटि की अभिक्रिया। दूसरा प्रश्न है, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो जो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है उसे नॉर्वे के 2 प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैटो मैक्सिमिलियन गुलबर्ग तथा पीटर वागे, ये 2 नाम में आप याद रखना। पूरा नाम याद नहीं होगा पहले वाले का, तो आप केवल गुलबर्ग जरूर याद रखें और पीटर वागे, ये 2 नाम याद रखें। तो इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई यहाँ लिखना है। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए जो दर स्थिरांक होता है वो होता है मोल/लीटर × सेकेंड, तो बराबर से हो जाता है K मोल/लीटर। और इसकी जो इकाई होगी दर स्थिरांक की इकाई वो होती है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। 3 अंक के जो प्रश्न हैं उनकी तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल क्या है? इसका व्यंजक लिखिए। तो अर्धायुकाल जो होता है, अर्ध मतलब होता है आधा, आयुकाल मतलब एज। तो जो अभिक्रिया हो रही है तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण का आधा होने में जो समय लगता है उसे उसका अर्धायुकाल कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह समय जिसमें कोई अभिक्रिया आधी पूरी हो जाए। मान लीजिए कोई अभिक्रिया 10 मिनट में पूरी हो जाती है तो उसका अर्धायुकाल क्या होगा? वो जब 10 मिनट में पूरी हो रही है तो आधी कितनी देर में हो जाएगी? 5 मिनट में आधी हो जाएगी। तो अर्धायुकाल कितना हो जाएगा? 5। तो इसी प्रकार से प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है उसके लिए अर्धायुकाल का जो व्यंजक है वो टी हाफ बराबर होता है 0.693/K। ये आपने डेरिवेशन किया होगा, उसके अंदर आपने सूत्र व्युत्पन्न किए होंगे दर स्थिरांक की सहायता से। तो वहाँ से इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, जब ये आपको स्पेशली समझ में आएगा कि ये चीज़ आ कैसे गई है। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। अभिक्रिया की दर एवं दर स्थिरांक में 3 अंतर लिखिए। तो अभिक्रिया की जो दर है इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाला परिवर्तन, उसे कहते हैं अभिक्रिया की दर। और वेग स्थिरांक क्या होता है? अभिकारक के इकाई सांद्रण के साथ संपन्न होने वाली अभिक्रिया की दर को कहते हैं।
फिर किसी भी समय अभिक्रिया दर जो होगी वो अभिकारक सांद्रण पर निर्भर करती है और इसका मान अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है बल्कि टेम्परेचर पर करता है। इसकी जो इकाई है वो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होती है और इसकी इकाई जो होगी वो अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग होती है। फिर अभिक्रिया की कोटि क्या है, विभिन्न प्रकार की कोटियों की व्याख्या कीजिए। तो अभिक्रिया की कोटि मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि उन समस्त परमाणुओं, अणुओं या आयनों की संख्या है जिनके सांद्रण में परिवर्तन अभिक्रिया के दौरान होता है, अथवा एक दूसरी परिभाषा हम कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातांकों का योग है जो दर नियम समीकरण में सांद्रण पदों पर लगाए जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से यहाँ दिया हुआ है, इसके व्यंजक को भी निकाला है कि माना एक रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार से हो रही है। तो एक अभिक्रिया हो रही है जिसमें ए और बी मिलकर COD बना रहे हैं। तो इस अभिक्रिया के लिए जो दर नियम समीकरण होगा वो R बराबर क्या हो जाएगा, K × A, और A की सांद्रता M और B की सांद्रता N। तो उपरोक्त अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, इन दोनों की जो सांद्रता है उनकी घातों का योग मतलब M + N हो जाएगी, जिनमें A के सापेक्ष अभिक्रिया की जो कोटि होगी वो हो जाएगी M तथा B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी N। यदि M धन N इसकी वैल्यू हमने 1 मान ली तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तथा M धन N प्लस यदि हमने 2 मान ली तो अभिक्रिया की जो कोटि है वो 2 हो जाएगी। ठीक है, तो समझ गए होंगे यहाँ तक। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दिया हुआ है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके संपन्न होने में समय के साथ अभिकारकों के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब जो अभिक्रियाएं समय के ऊपर डिपेंड नहीं होती तो उनको कहते हैं हम शून्य कोटि की अभिक्रियाएं। जैसे गोल्ड या प्लेटिनम की उपस्थिति में अमोनिया के अपघटन की अभिक्रिया। फिर है प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके संपन्न होने में एक अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन होता है, एक के में, इसलिए उनको क्या कहते हैं हम प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं कौन सी होंगी, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके संपन्न होने में 2 अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन होता है, वो द्वितीय कोटि की कहलाएंगी, जैसे नाइट्रोजन परऑक्साइड का विघटन। तृतीय कोटि की क्या होंगी, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके संपन्न होने में 3 अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन होगा, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण एक तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। तो शून्य, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इसमें आप ऐसे ध्यान रखना, शून्य मतलब किसी में कोई परिवर्तन नहीं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया मतलब 1 की सांद्रता में परिवर्तन हो क्रियाकारक की, द्वितीय कोटि मतलब 2 की सांद्रता में हो, और तृतीय कोटि मतलब 3 की सांद्रता में हो। एग्जाम्पल को याद रखना कौन सी किसकी होती है। अब अगला प्रश्न है, आणविकता से क्या आशा है, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में 2 अंतर लिखिए। तो बच्चों यहाँ 2 प्रश्न एक साथ दिए हुए हैं, लिखते समय ध्यान रखेंगे, जब एग्जाम में लिखने जाएंगे आप तो आणविकता हेडिंग डाल के आणविकता को पहले लिखेंगे, उसके बाद दोनों में अंतर को भी जरूर लिखेंगे। कई बार क्या होता है, ऐसे प्रश्नों में हम प्रश्न के आधे हिस्से को हल करते हैं, आधे को छोड़ देते हैं, तो इसमें हमें पूरे नंबर नहीं मिलते। तो आणविकता या अणुसंख्यता क्या होती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले परमाणुओं, अणुओं या आयनों की संख्या को उसकी आणविकता कहते हैं। जब अभिक्रिया में क्रमशः 1, 2, 3 अणु भाग लेते हैं तब इसे क्रमशः एक अणुक, द्विअणुक या त्रिअणुक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब एक अणु ने भाग लिया तो एक अणुक हो जाएगी, 2 ने लिया तो द्विअणुक हो जाएगी। जैसे फास्फोरस के विघटन में केवल एक अणु भाग ले रहा है, देखिए आप नीचे, आपको यहाँ पर इस प्रश्न के नीचे समीकरण दिख रहा है PCl5, ये PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, इसका एक अणु लिया और इसका विघटन हो रहा है और ये काय में टूट रहा है, PCl3 में और क्लोरीन में। तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया होगी वो कैसी हो जाएगी, इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इसी प्रश्न का दूसरा हिस्सा, उसमें पूछा गया था अणु संख्यता एवं अभिक्रिया की कोटि में अंतर। तो अणु संख्यता क्या होती है, दर निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयनों की संख्या होती है। और ये क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि, यह उन अणु, परमाणु या आयनों की संख्या है जिनके सांद्रण में अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन होता है। और अणु संख्यता का मान 0 नहीं होता है और अभिक्रिया की कोटि का मान 0 भी होता है, हो सकता है। अगला प्रश्न है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, इसका व्यंजक को लिखिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया अभी हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं और इसका व्यंजक आपने निकाल के देखा होगा, तो उसे ज़रूर एक बार प्रैक्टिस कर लेना, यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं है वो व्यंजक। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके संपन्न होने में एक अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन होता है प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं, जैसे एथिल क्लोराइड का विघटन का होना। और इसका व्यंजक जरूर आप निकाल के देख लेना, आपका जो बुक होगी उसके अंदर से पढ़ लेना। फिर शून्य, प्रथम कोटि, द्वितीय व तृतीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए। तो ये लिखी हुई हैं सबकी इकाइयाँ, इनको जरूर आप याद कर लें, कोई सी भी इकाई को छोड़ के नहीं जाना है, बस इतना ही इस पाठ के अंदर है। और इसके बाद ये आपका जो चौथा पाठ है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ये इकाइयाँ ज़रूर याद कर लें
कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, द्वितीय के लिए, तृतीय के लिए, इनके लिए जो वेग स्थिरांक है उसकी इकाई क्या क्या हैं वो जरूर याद कर लें, और जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायुकाल का व्यंजक भी कर लें। तो बच्चों बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद कर रहा हूँ आप प्रश्न बैंक के हिसाब से तैयारी को कर रहे होंगे। आप करते चलें तैयारी को। जैसे शुरुआत आप अध्याय 1 से कीजिए। जैसे मैंने अध्याय 1, 2 और 3 के वीडियो डाल दिए हैं, तो अध्याय 1 के वीडियो को देखिए, अपनी बुक्स को साथ में रखिए, उनको यहाँ से वीडियो देखने के बाद एक बार बुक से पढ़ लीजिए, फिर अध्याय 2 के साथ इसी प्रकार से पढ़ाई कीजिए, फिर अध्याय 3 के साथ कीजिए। यहाँ पर इस वीडियो में या ये जो आंसर हैं इनमें आंसर्स में उतने डिटेल नहीं है, तो आंसर्स के लिए आप चाहें तो आपकी जो टेक्स्ट बुक होगी उसको प्रयोग करें, उससे आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो डीपली उसमें लिखा होता है, समझ में भी ज़्यादा आएगा, और आप उसको फिर जब अपने शब्दों में लिखेंगे तो आसानी से लिख पाएंगे। परीक्षा को पर्याप्त समय है, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, पूरा ही सिलेबस बहुत ही अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। तो आपकी परीक्षाओं के लिए अग्रिम शुभकामनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे अध्याय 5 के साथ बहुत जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।